हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ दिलीप कुमार आर्या और आप लोगों को आज मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। ये बेसिकली जो 10th पास स्टूडेंट है, जो 11th पे आने वाले हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेसिक मैथमेटिक्स इसका नाम होगा। इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक का मतलब ओनली बेसिक से नहीं होता है, इसका बहुत ज़्यादा लिंक होता है आगे के टॉपिक में, 11th के टॉपिक में भी, 12th के टॉपिक में भी। इसके बिना आपको चैप्टर्स अच्छे से समझने में दिक्कत होता है। अगर हम जेई लेवल का या कंपटीशन का बात करें तो बिना बेसिक का हम लोगों को हर क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है बनाने में, ठीक है। तो हम वैसे सारे टर्म्स को अभी क्लियर करेंगे जिसके कारण क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है हम लोगों को आगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो 12th के स्टूडेंट्स हैं और वो हमारे यहाँ पहले से नहीं पढ़ रहे थे कोचिंग में, वैसे स्टूडेंट्स को भी ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जब कैलकुलस में हम लोग आएंगे 12th में, तो कैलकुलस में रेगुलर रूप से बेसिक मैथमेटिक्स का काम पड़ता है, ठीक है। तो जो भी कोई 12th के भी स्टूडेंट्स हैं और हमारा बेसिक का क्लास नहीं अटेंड करे हैं, उन लोगों को भी अच्छे से इसको करना चाहिए। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो कर भी लिए हैं, वो भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलस में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। हम बहुत सारा टर्म्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो सबकी हम लोग का आगे यूज होगा, है ना। तो खास करके ये वीडियो हम बना रहे हैं 11th के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एकदम फ्रेश अभी 10th किए हैं। हम सारे टर्म्स को जो 9th 10th में पढ़े हैं वो सब भी क्लियर करेंगे और उससे रिलेट करेंगे आगे की चीज़ को, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हो, इसके पहले हम लोग विद्या मंदिर क्लासेस में पढ़ाते थे मैथमेटिक्स, और अभी पटना में मेरा ओन सेंटर है और यहाँ पे हम लोग का मैथमेटिक्स का इंडिविजुअल क्लासेस चलता है। लॉकडाउन होने के कारण हम लोग कुछ ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज से हम लोग 11th का टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से समझेंगे, उम्मीद करेंगे। जो भी लोग फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब 10th अभी जस्ट एग्ज़ाम दिए, उन लोगों को भी अच्छा से समझ में आएगा। तो जो लोग ये वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, जो मतलब जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो लोग को ये चाहिए कि जो उसके कांटेक्ट का स्टूडेंट है, जूनियर स्टूडेंट्स है, उसको भी ये वीडियो शेयर करें। हो सकता है वो 9th 10th में ही पढ़ता हो, उसके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। सबके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि ये इसका यूज काफ़ी ज़्यादा है आगे, और हम लोग इसको अच्छे से एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, जो भी लोग वीडियो देखते हो, तो वीडियो देखते टाइम कंटिन्यू रहना है, मतलब कि शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। ऐसे भी हम बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं, 1 घंटा और उससे थोड़ा कम ही का वीडियो रहता है। तो जब कभी भी आप फ्री टाइम में रहो उसी टाइम देखो, लेकिन पूरा वीडियो देखो, बीच में ब्रेक करके देखने से फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और एक नोट रखना है, कॉपी रखना है, पेन रखना है, और सब लिखते भी जाना है सही से, ठीक है। और रिवाइज भी करते जाना है, ठीक है। तो हम लोग एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स, और आप लोग अच्छे से समझेंगे सही से, ठीक है। तो चैप्टर का नाम होगा बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें काफ़ी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं क्या क्या चीज़ पढ़ाएंगे इसमें। पहले तो हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, और आप लोग नंबर सिस्टम का मतलब ये मत समझना कि ऐसे वो बउआ वाला जो हम लोग पढ़ते थे पहले 5, 6, 7th में नंबर्स वगैरह, सब ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस होता है, ओलंपियाड, NTSC, जितना भी इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम होता है ना, वहाँ से नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन होता है। ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और भी अच्छे एग्जाम में इसका काफ़ी काम पड़ता है, ठीक है। प्लस अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने में सपोर्ट करता है ये, ठीक है। नंबर सिस्टम में जितना भी चीज़ है वो डेप्थ में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑलरेडी अंदर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल, साइन स्कीम। साइन स्कीम के अंदर जो टॉपिक्स है, साइन स्कीम ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। इसी में 11th का एक टॉपिक भी कंप्लीट होता है साथ में, ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल
एंड 2 वेरिएबल। आप सब लोग जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, 10th पास स्टूडेंट हैं, वो लोग लीनियर इक्वेशन अगर आप जानते होंगे, लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। आप ग्राफिकल सॉल्यूशन करते होंगे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींच करके। अब यहाँ पे क्या है, लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। ये 11th क्लास का चैप्टर भी है ना, बुक में भी है दिया हुआ, लेकिन हम बेसिक में ही कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। साइंस स्कीम ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। साइन स्कीम ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन, साइंस स्कीम के अंदर एक और चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, ये थोड़ा हाई लेवल का है, हालांकि 10th पास स्टूडेंट को ये बाद में पढ़ाते हैं, बट टारगेट और 12th के स्टूडेंट को पहले भी पढ़ा सकते हैं। साइन स्कीम ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, साइन स्कीम ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन बेसिकली ये ट्रिगोनोमेट्रिकल इन इक्वेशन चैप्टर होता है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल इन इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारा ट्रिक्स हम लोग बताते हैं, जिससे कि क्वेश्चन बहुत फास्ट बनता है, ठीक है। मतलब कुछ सेकेंड में हम लोग, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आप लोगों को साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 है, ठीक है, इससे एक्स निकालना है। तो अगर बुक में भी पढ़ोगे तो बहुत लंबा मेथड दिया रहता है, पहले इक्वेशन निकालेगा, एक्स निकालेगा, फिर इन इक्वेशन का यूज करेंगे, लेकिन हम लोग बिना एक लाइन लिखे डायरेक्ट इसका आंसर लिखाने की टेक्निक बताएंगे इसमें, ठीक है। तो कोई भी इन इक्वेशन रहेगा, साइन, कॉस, टेन, सेक और किसी तरह का इन इक्वेशन लेस, ग्रेटर, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। 4th पार्ट में हम पढ़ेंगे मॉडुलस, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है और आप हर टॉपिक को काफ़ी यूनिक टाइप से पाओगे, कहीं भी कोई पढ़ा भी है तो उसमें बहुत कुछ नया मिलने का चांस होगा उसको, ठीक है। काफ़ी डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद का टॉपिक होगा लॉगरिथम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन रहता है लॉगरिथम से, मॉडुलस से भी रहता है, बट लॉगरिथम इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे एनडीए सब के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट लॉगरिथम से रहता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे फंडामेंटल इनइक्वालिटीज, और उसके बाद पढ़ेंगे सम बेसिक ग्राफ। तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग इतने सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद सेट थ्योरी, जो कि वहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा, वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये बेसिक है, ये सभी को मतलब ये सब चैप्टर बेसिक में इसलिए रखे हैं ना कि जैसे मॉडुलस है तो कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है। मैथमेटिक्स का जितना भी चैप्टर है, जैसे 11th का जो भी चैप्टर बोलो या 12th का जो भी बोलो, उन सभी में मॉडुलस का यूज हो सकता है, मतलब क्वेश्चन के अंदर इसका यूज हो सकता है। सोचो अगर मॉडुलस अकेले नहीं जानते हैं तो हम कह सकते हैं कि जेईई में अगर 25 क्वेश्चन पूछता है तो 4-5 क्वेश्चन में मॉडुलस का यूज रहता होगा। हो सकता है वो क्वेश्चन कैलकुलस का हो सकता है ट्रिगोनोमेट्री का हो सकता है अलजेब्रा का हो, लेकिन मॉडुलस का यूज होगा। तो जिसको मॉडुलस का नॉलेज नहीं है तो वो कैलकुलस से कारण नहीं छोड़ेगा, मॉडुलस के कारण उस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा उसको, ठीक है।
तो चैप्टर का नॉलेज होने से पहले बेसिक नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। उसी प्रकार सभी का एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं, जितना भी टॉपिक है सबका अच्छा खासा यूज है। तो आप लोग एक इसका नोट बना लो और इसको लिख लो और हम बारी बारी से सभी को डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोग का होगा नंबर सिस्टम, उसके बाद का चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चे हम लोग अभी बेसिक मैथमेटिक्स का अभी आप लोगों को लिस्ट दिए थे क्या पढ़ना उसके अंदर, तो मैं आप लोगों को आगे मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा 2 लाइन बता दे रहा हूँ। मैथमेटिक्स पढ़ने से आप लोगों को क्या क्या फ़ायदा होगा आगे। देखो बेटा, जितना भी एग्ज़ाम होता है इंडिया में, आप मेडिकल को छोड़ के जितना भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे जनरल कंपटीशन हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, हर एग्ज़ाम में मैथ्स पूछता है। तो मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ऐसे तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लेकिन उन सब में मैथ्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका कारण हम समझाते हैं, क्योंकि जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स आप बिना मैथ्स का नहीं समझ सकते हो, ठीक है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप फिजिक्स को भी 50% वो सपोर्ट देता है, ठीक है, तो फिर फिजिक्स भी अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिक। केमिस्ट्री में भी बहुत सारा कैलकुलेशन रहता है, जो कंपटीशन में तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं ना, थ्योरेटिकल तो पूछते नहीं है। और न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए। आपका मैथमेटिक्स अगर अच्छा है तो न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो आप अच्छा से, ठीक है। तो मैथमेटिक्स अच्छा होने से इससे फ़ायदा होता है। और आप देखते होगे जितना भी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, या आप देखो IIT में जितना रिजल्ट होता है, टॉप 100 स्टूडेंट्स अगर हम निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें से 80 स्टूडेंट कम से कम ऐसा होगा जिसका कि मैथमेटिक्स हाईएस्ट स्कोर होगा, सबसे ज़्यादा स्कोर होगा मैथमेटिक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में, और शायद इसीलिए वो टॉप किया था। समझ रहे हो? यानी मैथमेटिक्स जो है ना, अगर अच्छा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छा हो जाता है और फिर वो बेस्ट रैंक देता है, अच्छा रैंक देता है, ठीक है। और किसी का मैथमेटिक्स वीक है, सपोज करो दूसरा सब्जेक्ट में ज़्यादा फोर्स मेहनत कर रहा है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो एक तो उसका उतना अच्छा होगा नहीं, और बाय द वे अगर रैंक आ भी गया तो पीछे से रैंक आएगा उसका, टॉप रैंक नहीं आएगा, लोअर रैंक आएगा उसका, ठीक है। ये फ़ायदा। दूसरा बात ये होता है कि मैथमेटिक्स का वेटेज भी अधिक होता है। वेटेज का मतलब समझते हो आप लोग, तीनों सब्जेक्ट में जो सबसे अधिक वैल्यू है मार्क्स का, वो मैथ्स के मार्क्स का वैल्यू है। वैल्यू कैसे काउंट होगा, जैसे कि मान लो 2 स्टूडेंट को सेम मार्क्स आ रहा है, 200 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो अब सवाल है कि सेम रैंक तो देगा नहीं ना, रैंक तो सबका ऊपर नीचे रहता है, क्योंकि एडमिशन जब कराने जाओगे तो रैंक लेके जाओगे ना कॉलेज में एडमिशन कराने। तो अब हर रैंक का इम्पोर्टेंट। अब कॉलेज में मान लो किसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, वहाँ 120 सीट है और आपका रैंक 121 आ रहा है, वो टॉप कॉलेज है, उस ब्रांच में आपको लेना था, पर्टिकुलर ब्रांच में जो उसका टॉप है, 120 के बाद वो फुल हो गया, आप 121वां लेके जाओगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा उसमें, आपको दूसरा कॉलेज जाना पड़ेगा या दूसरा ब्रांच लेना पड़ेगा उस कॉलेज में लेना है। तो वहाँ बहुत बड़ा इशू, एक रैंक का बहुत बड़ा वहाँ मैटर करता है, ठीक है, एडमिशन लेने टाइम में। तो अब सवाल है कि दोनों का मार्क्स तो सेम है, तो कैसे उसका भाई रैंक ऊपर नीचे करेगा, सेम रैंक तो देना नहीं है। तब देखेगा कि किसका मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स, दोनों स्टूडेंट में जिसको मैथ में अधिक मार्क्स रहेगा उसका रैंक ऊपर होगा, जिसको मैथ में कम रहेगा उसका रैंक नीचे होगा। समझ में आ रहा है? तो मैथमेटिक्स का जो है ना वेटेज कहते हैं इसको, वो सबसे ज़्यादा होता है रेस्पेक्टिवली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये भी एक कारण है, मैथ्स में अधिक हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा। और आप लोगों को IIT के बारे में थोड़ा समझा देते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी IIT में काफ़ी सारे कॉलेज हो गए हैं, NIT है, फिर IIT है। तो जो हम लोग का फर्स्ट एग्ज़ाम होता है JEE मेन, जो 2 बार कंडक्ट होता है, एक बार जनवरी में और एक बार अप्रैल में, इस बार तो थोड़ा एग्ज़ाम डिले हो रहा है लॉकडाउन के कारण। तो उन सब से जो निकल के आता है स्टूडेंट, तो उसके लिए फिर से लगभग 2-2.5 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट वहाँ से लेता है, वो कभी कभी वैरी करता है, और उसका फिर से एडवांस्ड का एग्ज़ाम होता है, JEE एडवांस्ड का, ठीक है। और जब JEE एडवांस्ड क्वालिफाई करता है तो फिर IIT में एडमिशन होता है उसका, ठीक है। और IIT में टोटल लगभग 10,500 के आसपास सीट है अभी, ये और इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि अभी जितना भी नया कॉलेज बना है IIT का, उसमें सीट अभी सारा फुलफिल नहीं हुआ है, क्योंकि कॉलेज पूरा अभी तैयार नहीं हुआ बन के, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारा ब्रांच अभी बन ही रहा है वहाँ, ठीक है। तो धीरे धीरे और भी सीट बढ़ेगा, जितना कॉलेज अभी है इंडिया में, उसी कॉलेज में सीट का कैपेसिटी और ज़्यादा हो जाएगा आने वाला टाइम में, ठीक है। 1-2 साल 3 साल में और ज़्यादा सीट हो जाएगा, जब कॉलेज पूरा बन के तैयार हो जाएगा। तो समझ लो, अभी मान लो कि 10,500 ही हम लोग मान के चलते हैं, और उसके बाद जो डायरेक्ट JEE मेन का एग्ज़ाम दोगे बिना एडवांस दिए, वहाँ से NIT में एडमिशन मिलता है, ठीक है।
तो एनआईटी में जो होता है, हर स्टेट में एक एक एनआईटी होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसका फुल फॉर्म है। और आईआईटी का तो आप लोग जानते हो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। तो एनआईटी में भी काफ़ी सीट है, 20,000 से भी ज़्यादा सीट है उसमें, ठीक है। तो अब सोचो 20,000 या 25,000 सीट है और 10,000 ये हो गया आईआईटी, तो लगभग 30-35,000 तो हो गया आपका आईआईटी और एनआईटी। उसके बाद कुछ और भी अच्छा कॉलेज होता है, जैसे बिट्स पिलानी है, या और भी कुछ स्टेट लेवल में भी अच्छा कॉलेज होता है। जैसे साउथ में जाओगे तो बेंगलोर सब में कुछ कॉलेज है, आरवी है, बीआईटी है, मतलब स्टेट लेवल में भी कुछ अच्छा कॉलेज होता है हर स्टेट में, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कम से कम 50 से 60,000 ऐसे सीट है इंडिया में इंजीनियरिंग का, जो कि बेस्ट है। मतलब वहाँ अगर आपका होता है सिलेक्शन तो 100% है कि आपका अच्छा पैकेज में जॉब होगा, ठीक है। तो आप सोचो 1 मिनट के लिए आप लोग, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि भाई मेरा मैथ वीक है, या हम अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो हमको आईआईटी हमसे नहीं हो पाएगा, हम जनरल का तैयारी करेंगे, मतलब एनडीए कर लेंगे। अब सोचो एनडीए में 250-300 सीट है। अब एनडीए पूरा इंडिया के लिए इतना कम सीट है और यहाँ 60,000 सीट है, तो कौन ज़्यादा ईजी होगा बेटा? ऑब्वियसली आईआईटी। जो ठीक क्वेश्चन टफ पूछता है तो ये और भी अच्छा बात है। अगर सोचो क्वेश्चन बहुत इजी पूछेगा आईआईटी में, तो जो कभी नहीं पढ़ता है, गांव में रहता है, जो मतलब समझो कि सारे स्टूडेंट्स आईआईटी के रेंज में आ जाएंगे, मतलब उसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो जाएगा ना बेटा। अगर क्वेश्चन टफ पूछ रहे हैं, जो बच्चे उसके सिलेबस को सही से समझ लेंगे और उसको पढ़ेंगे अच्छा से, तो उसका आसानी से सिलेक्शन होगा। समझ रहे हो? अब सोचो, ठीक है, और कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम रेलवे में चले जाएंगे, बैंकिंग का तैयारी करेंगे 12th के बाद। तो मैं ये बता दे रहा हूँ, 60,000 सीट हर साल निकलता है आईआईटी, एनआईटी और कुछ टॉप कॉलेज अगर ले लेते हैं तो। इससे अधिक ही है, 1 लाख के आसपास हम मान सकते हैं, लेकिन 60 ही मानो। क्या किसी भी इंडिया के कंपटीशन में ऐसा है कि 60,000 हर साल सीट निकलता है? तो मेरा कहना यह है कि अगर बच्चे आईआईटी नहीं कर पाते हैं तैयारी करने के बाद भी, तो इसका मतलब और चीज़ को कर पाना उसके लिए और मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि वहाँ पे सीट और भी कम है और स्टूडेंट का संख्या ज़्यादा है। अब बैंकिंग में कभी 5,000 के लिए वैकेंसी निकलता है, तो वहाँ पे आपको 25 लाख 30 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, 20 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं पूरा इंडिया से। सोचो कितना मुश्किल है वहाँ के लिए, ठीक है। अभी आईआईटी में आपका आईआईटी एडवांस के लिए 2 लाख बच्चे एलिजिबल होते हैं और सीट कितना 10,000 है, तो हर 20 में 15 में एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है वहाँ आईआईटी एडवांस के लिए। जेईई मेन में तो इतना सारा सीट है, आप सोचो एनआईटी में 20-25 हज़ार सीट है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ाई करोगे तो आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा कॉलेज ले सकते हो, आईआईटी, एनआईटी या जो इंडिया के टॉप कॉलेज है स्टेट लेवल में, वहाँ जा सकते हो आप, ठीक है। और फिर अपना लाइफ को बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो दिमाग में नेगेटिव नहीं सोचना है, अच्छे से काम करना है। हालांकि होता यह है कि कुछ लोग जैसे अच्छा से नहीं पढ़ा है, लेकिन किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वो अच्छा जॉब नहीं करा बाद में जाके, तो वो एक बैड इमेज क्रिएट करता है समाज में, गांव में या कहीं भी। तो लोगों को लगता है कि यार इंजीनियरिंग उतना अच्छा नहीं है। क्या कभी आप लोग किसी आईआईटीएन या एनआईटीएन ने जो टॉप कॉलेज में पढ़ा है उसको आप देखो मतलब कि अच्छा जॉब नहीं करते हुए? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो टॉप कॉलेज में जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे, फिर आपका अच्छा जॉब तो निश्चित है। इसलिए बेटा हम लोग अच्छे से मेहनत करेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में हम देखते हैं जो नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर्स को हम 2 टाइप में बांटते हैं। पहला टाइप को कहते हैं रियल नंबर, इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है, सिंबल है। दूसरा टाइप होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर को पहले समझा दे रहे हैं, ये आगे 11th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें उसके अंदर डिटेल में पढ़ना है, अभी थोड़ा समझा दे रहे हैं। देखो बेटा एक एग्जांपल समझो, मान लो -2 का स्क्वायर करते हो तो क्या मिलता है? 4 मिलता है। 2 का स्क्वायर करोगे तब ये भी 4 मिलेगा। लेकिन आप ये बताओ √(-2) इसका स्क्वायर करते हैं तब क्या मिलेगा? -2। यानी स्क्वायर करने के बाद भी नेगेटिव है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी रहेगा तब वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको स्क्वायर करने से भी क्या रह जाता है, नेगेटिव रह जाता है। तो रूट के अंदर जिसमें नेगेटिव क्वांटिटी रहेगा वैसे नंबर्स ही इमेजिनरी नंबर्स में आते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जैसे देखो √-2, √-5, हाँ एक सिंबल होता है √-1 को हम लोग I से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड आयोटा, IOTA, दिस इज अ ग्रीक लेटर आयोटा, ठीक है, I के सिंबल से। जैसे मान लो अगर √-4 लिखना है तो 4 का रूट कितना होता है 2, तो इसको 2I लिखेंगे, ठीक है। मान लो √-3 लिखना है तो क्या लिखोगे √3I, ठीक है, √3 इंटू √-1, तो √-1 क्या हो गया, I हो गया। जैसे 5 + 2I, 7 - 3I। अब आप ये समझो कि जहाँ I से रिलेटेड नंबर दिखेगा वो सब क्या होगा, इमेजिनरी नंबर, या रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी दिखेगा तो सब क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। इसको लिस्ट खत्म करते हैं और आते हैं इधर रियल नंबर की तरफ, ठीक है। रियल नंबर का 2 टाइप होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर का सिंबल होता है Q, कैपिटल Q, और इरेशनल का होता है Q बार। Q लिख के ऐसे लाइन कर देंगे, Q बार होगा, ठीक है। पहले इरेशनल समझा दे रहे हैं। जो इरेशनल नंबर है वो होता है आपका रूट वाला जितना है, √2, 3 + √5, हाँ, या प्राइम के पावर फ्रैक्शन 7 के पावर 2/3, 11 के पावर 5/2, etc, सब का सब इरेशनल है। डिटेल आगे बताएंगे, अभी हम लोग बस टाइप बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सारा नंबर क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल के अलावा सारा नंबर जितना बच गया रैशनल, और इसका फिर 2 टाइप, इंटीग्रल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल इंटीग्रल नंबर का सिंबल होता है Z या I, Z और I से डिनोट करते हैं। फ्रैक्शन में कोई फिक्स सिंबल नहीं होता है, बट कभी कभी F लिख देते हैं, ठीक है। चलिए फिर इंटीग्रल नंबर का 3 टाइप्स, नेगेटिव इंटीजर, इसको I- या Z- कहते हैं, 0, और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है I- या Z-, ऐसे सफिक्स में देते हैं ना, माइनस ऊपर में, ठीक है, कोना पे। और पॉजिटिव इंटीजर का सिंबल होता है I+ और Z+, ठीक है बच्चा। इसके बाद एक बच गया फ्रैक्शनल, इसका भी 2 टाइप होता है। सबको डिटेल लिखेंगे, अभी बस लिस्ट बना रहे हैं, पर समझा भी देंगे लिस्ट को, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर का 2 टाइप होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, ठीक है, जैसे 3/5 हो गया, 1/2 हो गया, ये सब। और इम्प्रॉपर हो गया इसका न्यूमरेटर ज़्यादा हो, जैसे मान लो 5/2 है, तो 5/2 को क्या लिखोगे आप, 2×1/2, नहीं, इंटीजर भी है, फ्रैक्शन यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन भी इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो 7/3 है, 2×1/3, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर से वो इम्प्रॉपर, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से वो क्या होगा, प्रॉपर। एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं लिस्ट को। टोटल नंबर्स को हम 2 टाइप में बांटते हैं, रैशनल और रियल और इमेजिनरी।
तो इमेजिनरी का लिस्ट तो हम अलग कर दिए हैं, जिसमें रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी होता है, वो सब क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, ये सब थोड़ा साइड कर देते हैं इधर आप लोगों को। ठीक है, रूट के अंदर नेगेटिव इमेजिनरी रहेगा। रूट अंडर -1 को आई से डिनोट करते हैं, आयोटा कहते हैं, और एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, अब जैसे रूट अंडर -4 है तो रूट 4 का वैल्यू 2 होगा और आई 2i, अंडर रूट -3 तो रूट 3i, यानी जहाँ भी i लगा हुआ नंबर दिखेगा वो सब इमेजिनरी नंबर की लिस्ट में जाएगा। अब इस नंबर के अलावा जितना भी नंबर बच गया वो सब का सब रियल नंबर होगा। इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसका दो टाइप, रैशनल और इरेशनल। इरेशनल तो जानते हो आप लोग, रूट वाला सब नंबर या प्राइम के पावर फ्रैक्शन, हाँ डिटेल में आगे बताएंगे डेफिनेशन। ठीक है, और रैशनल का फिर दो टाइप, इंटीग्रल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर। इंटीग्रल को z या i से डिनोट करेंगे, और इंटीग्रल का तीन टाइप, नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। जीरो का तो खैर कोई सिंबल नहीं होता, जानता ही है, जीरो लिखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर i प्लस और z प्लस। फिर फ्रैक्शन का दो टाइप, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, ऊपर वाला चीज छोटा होगा नीचे वाला से। और इम्प्रॉपर में क्या होगा, इसका उल्टा, न्यूमरेटर ही ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर से, यानी इसमें एक इंटीजर भी निकल के आएगा, इसलिए इसका नाम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग उसको बारी बारी डिस्कस करेंगे सब कुछ। ठीक है, जैसे कि हेडलाइंस देंगे, इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर? द सेट ऑफ नंबर set of numbers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सेट बंद करो। हाँ, इज कॉल्ड सेट, मीडियम ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स कॉल्ड इंटीजर, और इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय z और i, दोनों से डिनोट कर सकते हैं, z से भी, कैपिटल Z से भी और i से भी। दैट इज हम ये कह सकते हैं अब कि i या z इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे। ये डॉट डॉट क्या इंडिकेट करता है, पीछे भी बहुत सारा नंबर है। -3 के पीछे क्या होगा, -4, -5, -infinity तक, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। ये आगे इन्फिनिटी तक 4, 5, 6 चलते जाएंगे, इन्फिनाइट नंबर से। लेकिन फ्रैक्शन नहीं है सब। 1 के बाद देखो, 1 के बाद तुम्हारा 1.5 भी हो सकता था, नहीं, लेकिन 1.5 नहीं लिए, तो 1.5 इंटीजर के लिस्ट में नहीं है। ठीक है, 1 के बाद सीधे 2 के बाद 3 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, तो अब डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर का सिंबल होता है i प्लस और z प्लस। सेट का मतलब मीडियम ब्रैकेट होता है, देख रहे हो, मीडियम ब्रैकेट स्टार्ट हुआ बंद हुआ, इसका सेट कहते हैं, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो पॉजिटिव इंटीजर में आएगा 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, हाँ अप टू इन्फिनिटी तक, काउंटिंग नंबर कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए एक और पहले देखते हैं, तो एक नोट लिखाएंगे। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर इसका साइन होता है i माइनस और z माइनस, और ये कैसा होगा, बहुत दूर से आ रहा है, -3, -2, -1 तक रहेगा। तो बेटा एक ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे लिए, देखो 0 इस लिस्ट में भी नहीं है और इस लिस्ट में भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यानी 0 इज नाइदर पॉजिटिव नोट नेगेटिव इंटीजर। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर। इसको हम नोट में आगे लिखेंगे। ठीक है, आप लोग नोट करिए पहले। इसी चल नहीं रहा क्या इसका? तो बच्चे हम लोग एक नोट देखते हैं। 0 इज neither positive nor negative integer,
मतलब जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है ये देखते हैं। इसका कोई फिक्स सिंबल नहीं है, जो नेगेटिव नहीं हो, यानी जीरो भी आ जाएगा, 0 1 2 3, ये है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर जो नेगेटिव नहीं हो। नॉन पॉजिटिव जो पॉजिटिव नहीं हो, इसमें थोड़ा गलत लिखा गया, फिर से लिखते हैं। नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, जो पॉजिटिव नहीं है, मतलब नेगेटिव और जीरो आएगा, -3 -2 -1 और 0। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं, तो जीरो भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा, 1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ भी एक ऑब्जर्वेशन है, देखो जीरो इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है, यानी हम कह सकते हैं जीरो को नॉन पॉजिटिव भी और नॉन नेगेटिव भी दोनों इंटीजर है। इसको भी नोट हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, बहुत काम करता है बाद में, ठीक है, याद रखना ठीक से। जीरो इज नॉन पॉजिटिव एज वेल एज नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब जीरो नॉन पॉजिटिव भी है और नॉन नेगेटिव भी है, दोनों इंटीजर है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेचुरल नंबर, तो आप सब जानते होंगे नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को कहते हैं, नहीं, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। दिस इज नेचुरल नंबर। डॉट डॉट मतलब होता है आगे भी जा रहा है, ठीक है। तो बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है ये भी आप लोग जानते होंगे पहले से। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, इसमें जीरो इंक्लूडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था नंबर्स के बारे में, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। इवन एंड ऑड नंबर, इवन एंड ऑड नंबर, ठीक है। द इंटीजर which is divisible by 2 is called even number, otherwise number is called odd number। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, अक्सर हम बच्चे से पूछते हैं, जीरो, एक क्वेश्चन है, जीरो इज ऑप्शन इवन ऑड, नेदर इवन नॉर ऑड, इवन एंड ऑड बोथ, यानी कि जीरो एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है, या दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है, क्या है। तो जैसा कि मेरा ऑब्जर्वेशन है, 90% स्टूडेंट का आंसर निकल के आता है बोथ, इवन एंड ऑड बोथ, या कुछ लोग नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना, नाइदर इवन नॉर ऑड ही ज़्यादा बोलते हैं, कुछ लोग बोथ बोलते हैं, हालांकि दोनों ही आंसर गलत है। जीरो एक इवन नंबर है, ये सही आंसर होगा, और कैसे होगा इसको प्रूव भी करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चे पहले से ही गलत जानते हुए आते हैं हम लोग के पास, क्योंकि हम लोग हर बैच में ये डिस्कस करते हैं, तो यही आंसर निकल के आता है, जीरो इज नाइदर इवन नॉर ऑड पहले, उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं इवन ऑड बोथ। इवन तो बहुत कम बच्चे बोल पाते हैं, यानी 100 बच्चे के बैच हैं, 100 बच्चे क्लास में है, उसमें से मुश्किल से 2-4 बच्चे जानते होंगे कि इवन है, बाकी बच्चे इवन ऑड बोथ है या नाइदर इवन नॉर ऑड है, ऐसा बोलते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, इवन नंबर होगा। हम अभी बताते हैं कैसे इवन नंबर होगा, डिस्कस करते हैं आप लोग से, ठीक है। फिलहाल एक पॉइंट लिख रहे हैं, इवन नंबर को
हम लोग 2n से डिनोट करते हैं, और ऑड नंबर को हम लोग 2n + 1 या 2n - 1 से डिनोट करते हैं। चूँकि इवन में 1 ऐड कर दो या 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों ही ऑड नंबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो n है, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ये बिलोंग्स टू का साइन है बेटा, सेट्स में पढ़ना है। ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख के राउंड में, और ऐसे लगाते हैं, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू, मतलब n जो है ना वो इंटीजर का मेंबर है, सदस्य। अब n का वैल्यू कोई भी इंटीजर डालोगे इस लिस्ट में तो हमेशा इवन निकल के आएगा। जैसे मान लो 1 डालते हैं, क्या मिलेगा? 2 डालो, क्या मिलेगा? 4, 3 डालो, क्या मिलेगा? 6, इन सारा इवन का आएगा। 0 डालो तो क्या मिलेगा? 0, देखो 0 इस लिस्ट में आ रहा है, तो 0 क्या होना चाहिए? इवन आना चाहिए। -1 डालो तो -2, ये सब इवन नंबर है। अब इसमें डालो कुछ भी इंटीजर तो और निकल के आएगा। मान लो 1 डालते हैं, क्या मिलेगा? 3, 2 डालो, क्या मिलेगा? 5, 3 डालो, क्या मिलेगा? 7, सब ऑड नंबर, इससे वही निकल के आएगा। मान लो यहाँ पे 1 डालते हैं, क्या मिलेगा? 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 1, 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 3 डालेंगे क्या मिलेगा? 5। इससे जो निकल के आ रहा है वो इससे भी निकल के आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इंटीजर कुछ भी डाल सकते हैं ना इसमें हम लोग। तो एनी से एनी इंटीजर, और 2n का फॉर्म हमेशा इवन नंबर होता है, और 2n + 1 या 2n - 1 दोनों में से कोई लिख सकते हैं, वो हमेशा ऑड नंबर होता है, जहाँ पर छोटा n जो है वो इंटीजर को इंडिकेट करता है, ठीक है। बिलोंग्स टू इंटीजर, नोट करिए। तो बच्चे हम लोग एक और नोट यहाँ पे लिख रहे हैं, 0 इज एन इवन नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, 0 एक इवन नंबर होता है। और कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझा देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। देखो, पहला बात तो ये फर्स्ट मेथड से प्रूफ कर रहे हैं। 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या देगा? 0 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि 0 इज डिविजिबल बाय 2, और जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, जो इंटीजर 2 से डिविजिबल होता है, वो क्या होता है? इवन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो इसीलिए 0 इज एन इवन नंबर। इवन 0 एक इवन नंबर है। हालांकि इस प्रूफ में कुछ बच्चे क्वेश्चन भी करते हैं, मतलब ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि भाई आप 0 में 2 से डिवाइड किए तो 0 आ गया, 0 में 3 से भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो फिर कैसे आप इवन कर रहे हो? ठीक है बेटा, समझे क्वेश्चन क्या है। 0/3 भी करेंगे तो 0 होगा, 0/4 भी करेंगे तो 0 होगा, 0/5 भी करेंगे तो 0 ही होगा। तो क्या किसी भी नंबर में 3 से डिवाइड कर देने से वो इवन होगा? तो हम ये कहेंगे कि मे और मे नोट भी। जैसे कि मान लो 6 है, 6 इवन है या ऑड है, ये बताओ। ऑब्वियसली इवन है। और 6/3 करोगे तो क्या देगा? डिविजिबल हो जाएगा। 9 क्या है? ऑड। लेकिन 9 भी 3 से डिविजिबल है। 9/3 क्या होता है? 3। आया समझ में? यानी कि 3 से डिविजिबल हो जाने से हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो नंबर इवन है या वो नंबर ऑड है। इसी कारण डेफिनेशन में लिखा हुआ था, पीछे पढ़े थे, कि द नंबर विच इज द इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड इवन नंबर। यानी 2 से डिविजिबल हो गया तो इवन, अगर नहीं होता तो ऑड होता। यहाँ हम 2 से ही करेंगे, 3 से तो टेस्ट ही नहीं करना है कभी। इवन या ऑड किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए हम 3 या 5 या 4 टेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ 2 टेस्ट करते हैं। 2 से डिवाइड हो गया मतलब इवन, नहीं हुआ ऑड। तो बात तो क्लियर है, लेकिन हम कुछ अच्छा मेथड ही बता रहे हैं, ठीक है। देखो सेकंड मेथड बता रहे हैं। अब ये बात हमेशा के लिए याद रखना है, 0 इवन नंबर। देखो कैसे, -1 के पावर n 1 होता है जब n इज इवन, और -1 होता है n इज ऑड। बेटा अगर -1 का इवन पावर डालोगे, इवन पावर मतलब क्या होता है? 2, 4, 6 ये सब, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
जैसे -1 की पावर 2 डालते हैं तो -1 इंटू -1 क्या होगा +1, -1 की पावर 4 डालते हैं 4 बार माइनस गुना होगा तो क्या होगा +1, यानी कोई भी इवन पावर डालेंगे तो क्या होगा +1। और कोई भी ऑड पावर डालो -1 की पावर 1 तो ऐसे इवन है -1 है, 3 डालो 3 बार -1 गुना होगा, 2 बार तो प्लस हो गया, तीसरा बार फिर से माइनस कर दिया, यानी कोई भी ऑड करने पे -1 होती है। बात तो क्लियर है। अब देखो वी नो दैट -1 की पावर 0 क्या होता है 1, -1 की पावर 0 सब लोग जानता है, पावर 0 करने से क्या होता है 1। हालांकि क्यों होता है ये बहुत कम लोग जानता है, नहीं तो ऐसा हम लोग हमेशा पूछते रहते हैं, सब लोग याद करके रखता है। अब यहाँ पे याद करना नहीं चलेगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना। देखो बच्चे, कोई भी चीज़ को अगर आप इंटरेस्ट के रूप में लोगे ना, इंटरेस्ट के टाइप से पढ़ोगे तब वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई मूवी देखना अच्छा लगता है या कोई गाना सुनना अच्छा लगता है तो क्या उस मूवी को आप याद करते हो क्या बार बार? ऐसा तो नहीं है। आप मूवी देखते हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, इंटरेस्ट आपको उसमें है, तो आप पूरा का पूरा स्टोरी दूसरे को सुना सकते हो, अपने फ्रेंड को सुना सकते हो। ऐसा होता है ना। तो बस ऐसा होने का एकमात्र कारण है कि आपको उसमें इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा। अगर वैसा ही इंटरेस्ट मैथ में या और सब्जेक्ट में भी हो जाए तो फिर वैसा ही काम यहाँ भी होगा, एक बार आप पढ़ोगे सबका सब याद हो जाएगा। तो नहीं होने के क्या कारण है? जैसे मान लो कुछ चीज़ ऐसा है जो बेसिक टर्म है और तुमको पता नहीं है, उसका यूज कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो वो चीज़ क्या होता है कि तुमको जोर देना पड़ता है दिमाग को समझने के लिए। जैसे दिमाग को तुम जोर लगाओगे समझने के लिए तो दिमाग थक जाएगा और फिर नींद आना स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो। तो इसलिए प्रेशर में काम नहीं करना, इसलिए मतलब 0 लेवल यानी बेसिक लेवल को पहले स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि हम किसी भी बुक को उठाएं और जैसे हम लोग किसी कहानी का बुक या कोई नॉवेल्स या कोई कॉमिक्स का बुक पढ़ के ख़त्म करते एक बार में, वैसे मैथ्स को भी कर सकते हैं आगे चल के। जब आपको पढ़ोगे और किसी भी टर्म्स में कहीं भी बीच में दिक्कत नहीं आएगी तो आप पढ़ते जाओगे ना कंटिन्यू। तो उसी चीज़ को हम लोग क्लियर कर रहे हैं पहले, ठीक है। और फिर आपका ज़बरदस्त इंटरेस्ट जनरेट होगा मैथ्स में, ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट आएगा और फिर आप अच्छे से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो हम हर बेसिक चीज़ को जिसका काम पड़ेगा उसको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है, समझना। -1 की पावर 0 क्या होता है 1, क्यों होता है इसका कारण हम यहाँ समझा देते हैं। आप लोग पढ़े थे अंडर 10th क्लास में a के पावर m + n, लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक का नियम क्या होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। a टू द पावर m - n ये क्या होता है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। अब हम मान लो 3 की पावर 0 का बात करते हैं तो 3 की पावर 1 - 1 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 1 अपॉन 3 की पावर 1 तो क्या हो गया 3 अपॉन 3 क्या देगा 1 कैंसिल होकर के। हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 0 को 3 की पावर 2 - 2, 3 की पावर 2 बाय 3 की पावर 2। अब क्या दिया 9/9 कैंसिल होकर क्या देगा 1। तो अब बेटा समझ में आ गया किसी भी चीज़ की पावर 0 करने से क्यों 1 हो जाता है। कितना भी नंबर रहेगा अगर पावर में 0 रहेगा तो वैल्यू क्या होगा 1, क्यों होगा रीजन यहाँ समझा दिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ यूज करते वी नो दैट -1 की पावर 0 1। अब पावर 0 करने से चूंकि 1 होता है और 1 सिर्फ इवन पे हो सकता है। यहाँ देखो n जब इवन होगा तब 1 होगा, n जब ऑड होगा तो -1 होगा और यहाँ 0 करने से 1 हो रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि 0 इज एन इवन नंबर, ठीक है बेटा, क्योंकि इवन नंबर पावर करने से ही 1 हो सकता है -1 के। प्रूफ हो गया। और एक अच्छा मेथड से प्रूफ कर रहे हैं, सबसे इजी मेथड है ये, ठीक है। बट आप लोग भूलना मत क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसके बारे में गलत नॉलेज रखते हैं, ठीक है, इवन ऑड के बारे में, 0 के बारे में। चलिए देखते हैं सबसे इजी मेथड ये है, ठीक है, समझने के लिए। अब किसी को भी आप समझा सकते हो इवन नंबर कैसे। देखो बेटा चलो 0 ले लेते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। नंबर लाइन है ये, इस पर नंबर से इंडिकेट कर दिए इंटीजर्स, आप सब लोग जानते होंगे। चलिए 0 नहीं जानते हैं, 1 तो जानते हैं, क्या होता है 1 ऑड, 2 क्या होता है इवन, 3 क्या होता है ऑड, इधर -1 ऑड -2 इवन। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं 2 लगातार ऑड के बीच एक इवन है और 2 लगातार इवन, अगर यहाँ 4 रखेंगे तो 4 क्या होगा इवन, 2 लगातार इवन के बीच एक ऑड है।
अब यहाँ हम लोग को जीरो के बारे में डिस्कस करना है। जीरो के पीछे ऑड, जीरो के बाद भी ऑड, उसके बीच जीरो है, तो क्या होगा? जीरो, ऑब्वियसली इवन होगा। अब ये बात आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग नंबर लाइन पे अल्टरनेट रखते हैं, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड। अब वन ऑड पीछे भी ऑड, तो उसके बीच जीरो है, तो क्या होगा? इवन। तो अब ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग के पास आ गया कि जीरो एक इवन नंबर है, और वो कैसे है उसको 3 मेथड से हम लोग प्रूफ किए हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझना, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चे हम लोग अभी इवन ऑड के बारे में डिस्कस किए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं नंबर सिस्टम में, इसको समझना, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स, यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं इसका डेफिनेशन में। कैसे देखो, जैसे अक्सर हम पूछते हैं किसी से, भाई बताओ प्राइम नंबर क्या होता है। सब लोग यही बोलते हैं कि भाई द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी कि जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होगा वो नंबर प्राइम होता है, ठीक है। हालांकि गलत नहीं है, लेकिन और अच्छा हो सकता था, ठीक है। जैसे कि अब अगर उसको हम पूछते हैं भाई तुम्हारा डेफिनेशन ठीक है, कह रहा है कि 1 से डिवाइड होना चाहिए और खुद से होना चाहिए, तो बताओ -2 क्या है? तो -2 क्या है? तो सब लोग फंस जाता है फिर। -2 पे भाई -2 भी 1 से डिवाइड है और खुद से डिवाइड है। -3 पूछो, कभी बोलता है प्राइम, कभी बोलता है कंपोजिट, और उसके लिए बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा देखो, पढ़ना तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन गलत पढ़ना बहुत डेंजर होता है। जैसे आप कुछ चीज़ को आप पहले से गलत पढ़ लिए हो, तो फिर सही चीज़ दिमाग में सेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जितना ही पढ़े हम लोग, परफेक्ट अगर पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे, तो वहाँ से गलत होने का चांस बहुत कम रहेगा। फिर हम लोग एक दिन बहुत आगे बढ़ सकते हैं फिर, ठीक है। इसलिए स्टार्ट हम 0 लेवल से किए थे, ताकि हम लोग एकदम हर चीज़ को अच्छा से क्लियर कर सकें, ठीक है। तो हर चीज़, जितना भी चीज़ आप पहले से जानते हो, मैं ये फील कराऊंगा आप लोगों को, हर चीज़ में कुछ नया होने का गुंजाइश है। हर चीज़ को आप नया तरीका से यहाँ पढ़ोगे, ठीक है। उसमें कुछ न कुछ कमियाँ थी पहले, तो उसी कमियां को हम अलग से निकाल देंगे, तो फिर वो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर में भी हम ऐसा करें हैं, ठीक है, समझना सही से। द इंटीजर होना चाहिए पहली बात। p इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। 1 से कम नंबर ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ठीक है। विच हैज नो एनी डिवाइजर except 1 and the number itself is called प्राइम नंबर। तो डेफिनेशन आप लोग भी सही बताए थे, द इंटीजर विच हैज़ ओनली 2 डिवाइजर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यहाँ थोड़ा हम इसको अलग कर दिए, द इंटीजर ग्रेटर देन 1, ये इंपॉर्टेंट बात था, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। विच हैज़ नो एनी डिवाइजर एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी 1 और खुद को छोड़ करके कोई दूसरा डिवाइजर नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़ा बात क्या है, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तब वो प्राइम नंबर होगा। अब आप देखो एग्जाम्पल में सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 2। जो हम क्वेश्चन दिए थे -2, -3, वो सब नहीं है प्राइम नंबर, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो। 2 इज द लिस्ट प्राइम नंबर, नहीं, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है। लिस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट मतलब सबसे छोटा। और एक बात हम बताते हैं, 2 ही केवल एक इवन प्राइम नंबर है। देखो प्राइम नंबर कभी इवेंट नहीं हो सकता आगे कहीं कभी भी, क्योंकि इवेंट नंबर होना मतलब 2 से भी डिवाइड हो जाना, और 1 और खुद से तो होता ही हर नंबर नहीं, तो 3 तो कम से कम हो ही जाएगा ना। लेकिन 2, 1 और खुद से हो रहा है और साथ में इवेंट भी है, तो 2 ही केवल एक इवेंट प्राइम नंबर है। इसको याद भी रखना, ठीक है। नोट में हम लिख दे रहे हैं इस बात को, यूज हुआ है आगे, ठीक है। 2 इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 इज
ओनली वन इवन प्राइम नंबर। टू ही केवल एक इवन प्राइम नंबर है, उसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपोजिट नंबर को समझते हैं। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? और दो डिवाइडर होना चाहिए। वन क्यों नहीं होगा? क्योंकि वन में तो वन ही लग रहा है ना, दो डिफरेंट डिवाइडर। हर प्राइम नंबर कम से कम क्या डिफरेंट दो डिवाइडर होना चाहिए, वन और खुद। ठीक है, तो टू से इसलिए स्टार्ट होता है। ऐसे और भी कुछ इसका रीज़न है, हम कंपोजिट नंबर पढ़ाने के बाद थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम बता रहे हैं, द इंटीजर p इज ग्रेटर देन 1, है ना, ये ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, which has at least one divisor except one and the number itself। मतलब वन से अधिक ये भी होना चाहिए और वन और खुद के अलावा भी कम से कम एक होना चाहिए डिवाइजर, तभी वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, या इसको एक और मेथड से हम डिफाइन कर सकते हैं, द इंटीजर p इज ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट प्राइम। ठीक है, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी 1 से ज़्यादा हो और वो प्राइम नहीं हो तो ऐसा नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। तो यानी कि 1 से ज़्यादा जो भी कोई इंटीजर है वो या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा, तीसरा और कुछ नहीं होगा। यानी प्राइम अगर समझ गए तो कंपोजिट भी समझ गए, प्राइम छट गया कंपोजिट होगा। ये दोनों मेथड सही है। और अभी हम इसका एग्जाम्पल समझा देते हैं। देखो बेटा, सबसे छोटा प्राइम नंबर गैस करो क्या होगा? चूँकि 2 और 3 तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, 2 और 3 तो प्राइम था, तो 4 पहला कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, चलिए 4 के बाद क्या होगा? 6, 8 के बाद 9, 10, 12, 15, 18, हाँ 16 भी, 14 भी, 12, 14, 15, 16 के बाद 18 एंड सो ऑन। 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर। लिस्ट कंपोजिट 4 से छोटा कंपोजिट नंबर पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? तो प्राइम या कंपोजिट नंबर दोनों ही 1 से ज़्यादा होगा और जिसका डिवाइजर 1 और वो खुद नंबर होगा वो प्राइम होगा, और जिसका डिवाइजर 1 और वो खुद नंबर के अलावा भी कुछ होगा तो वो कंपोजिट होगा। लेकिन 1 से ज़्यादा होना चाहिए दोनों। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और 2 ओनली वन इवन प्राइम नंबर है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। चलिए ठीक, नोट कीजिए। ठीक है बच्चे, हम लोग तो अभी प्राइम और कंपोजिट का डेफिनेशन समझे हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि 1 से ज़्यादा ही क्यों लेते हैं, क्यों नेगेटिव नहीं लेते हैं प्राइम नंबर में। ठीक है, क्या कारण है इसका। दूसरा, प्राइम और कंपोजिट नंबर का बहुत सारा प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या यूज होता है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए हैं। तो आज तो इंट्रोडक्शन क्लास था हम लोगों का, आज आप लोग इतना पढ़ें और अच्छे से रिवाइज करें। अगले क्लास हम लोग काफ़ी इन्जॉय करेंगे, काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे बेसिक मैथ्स में, और आप लोगों को कोई भी चीज़ नया नहीं लगेगा, अच्छे से आप लोग समझेंगे तो काफ़ी उसमें इंटरटेन होगा सभी लोगों को। मेरा ये कहना है कि कोई भी स्टूडेंट हो, यानी 5th 6th क्लास के बाद का कोई भी स्टूडेंट हमारा बेसिक मैथमेटिक्स क्लास समझ सकता है। तो जो भी कोई स्टूडेंट्स हैं आपके सर्कल में, जूनियर सेक्शन में, 9th 10th या 11th या 12th में भी, मतलब अगर हम सोचो कि टारगेट में भी हमारे पास बच्चे आते हैं ना 12th पास, तो उसको भी पहले बेसिक पढ़ाते हैं, क्योंकि उसको भी उतना ज्ञान नहीं होता है और उसके बिना IIT का क्वेश्चन बना पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो यानी 5th क्लास के बाद जितने भी क्लास हैं,
अगर वो IIT का तैयारी करना चाहता है, आगे अच्छा से पढ़ना चाहता है, तो उसको बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें बहुत कुछ डिफरेंट हम बताएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ा आएगा। हाँ, हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।